मुझे लगता है एकदम ऐसे राहुल गांधी थे और ये साथ में जो नेता घूम रहा था, पूरा पदयात्रा साथ में किया, उसे अचानक से रात में सोने के बाद, रात भर सोने से पहले उस आदमी ने, मैंने देखा बाज़ाब्ता कि मोदी के खिलाफ उसने ट्वीट को रिट्वीट किया है और सुबह भाजपा ज्वाइन करने के बाद पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि जब मैं सो रहा था, मैं सो करके जब सुबह उठा हूं तो मुझे लगा कि मैं गलत प्लेटफॉर्म पे हूं। तो ये है राजनीति। मैंने बोला अंतरात्मा का समय चल रहा है। राजनीति के पैमाने को नापा नहीं जा सकता है और बहुत अलग लेवल की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। आने वाला वक्त धीरे धीरे ये पलटा पलटी का खेल अभी बहुत तेजी से चलता है। अक्सर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ ये बात कही कि भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन है, इसमें करप्ट लोगों को भेजा जाता है और वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेस की बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन इसी कांग्रेस में अजय निषाद बाबू आते हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी तक बता देते हैं और वो जब आते हैं बड़ी दिल खोल करके इस्तेकबाल किया जाता है। जो कठुआ में आसिफा का रेप हुआ था 8 साल की बच्ची का, उसके समर्थन में जिस बीजेपी के नेता ने, मंत्री ने बाजाब्ता समझिए रैली निकलवाया, तिरंगा रैली निकलवाया, उसके खिलाफ मैं आपको कांग्रेस के ट्वीट्स दिखा सकता हूँ कई सारे कि गलत किया, वो किया, उनका बड़ी अच्छे से इस्तेकबाल, सीने खोल करके इस्तेकबाल किया। तो फिर वॉशिंग मशीन का इल्जाम सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पे क्यों है? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बिहार का कि अगर उनको संसद रहते, मैंने देखा उस समय मैं भी दिल्ली में था, मैं वैसे ही जाता था उस रास्ते से, कोई ऐसा व्यक्ति किसी जिले का नहीं होगा जो पप्पू यादव से हेल्थ के लिए मदद मांगे और पप्पू यादव ने ना किया हो। बिल्कुल, आज भी उन्होंने पूरा आश्रम खोल दिया। मतलब तुम एम्स जाओ, तुमको अगला डेट देगा, तुम दिल्ली अपने घर वापस मत जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम 15 दिन तुमको यहाँ खाना खाओ, फिर अगले डेट पे जाना। सो पप्पू यादव के अच्छे कर्म। आरएसएस ने कुछ सीट्स के आंकड़े निकाले हैं, उस आंकड़े के तहत जो है 205 या 220 सीट के आसपास भाजपा को जा रही है, बाकी जगह पे नुकसान हो रहा है। क्या इस सर्वे को हम छोड़ देते हैं कि आरएसएस ने किया है या नहीं किया है, सिर्फ इस लिहाज से देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी को इस लिहाज का नुकसान हुआ है कि वो 220 तक भी सिमट गई? बात करने से बात बनती है, ये बात हमने आपको पहले भी बताई है और आज फिर हम एक बार आप तमाम लोगों को लेकर के चल रहे हैं बात बेबाक के दूसरे एपिसोड की तरफ। और हमारे साथ वही खास मेहमान रणधीर झा जी हैं। आप तमाम लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। आज फिर हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि अब तो चुनावी माहौल है। कह सकते हैं कि देश में चाय की दुकान से लेकर के बड़े बड़े मॉल में भी लोग अभी राजनीति को ही लेकर के बात कर रहे हैं। मतलब ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर मणिपुर तक पूरे देश का कोई राष्ट्रीय चुनाव है। और राष्ट्रीय चुनाव की बात कुछ अलग होती है, एक बड़ा पर्व है हमारे मुल्क में, एक बड़ा है। तो इस हिसाब से जो फिलहाल जो अभी सीजन है, जो मौसम चल रहा है, ये बसंत ऋतु, होली, फागुन के बाद, तो ये अब ये इलेक्शन का मौसम हो गया जिसमें गर्मी सर्दी कुछ नहीं चलेगा, धूप में लोग घूमेंगे, लू नहीं लगेगा फिर भी। तो मतलब ये एक सीजन है जो 3 महीने तक हमारा चलने वाला है और ये काफी है बातचीत करने के लिए, बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो चूंकि बेबाकी से बात रखनी है तो हम लोग के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतने हैं कि वीडियो बनाते बनाते सुबह हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे बहुत कम लम्हों में बहुत बड़े बड़े मुद्दों को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करें। बात करें अगर राजनीति की, तो पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा खेल हो रहा है। पहले हमारे यहाँ चर्चा हुई कि नीतीश जी पलट गए, नीतीश जी ने पलटी मारी तो बड़ा चर्चा हुआ। लेकिन नीतीश जी के पलटी के बाद ऐसा लगा कि इस राजनीति के खेल में पलटी मारने का एक सिस्टम बना और अभी पिछले कुछ महीनों में इस तरह से पलटी नेता लोग मार रहे हैं कि इसके बारे में कोई दल नहीं जानता है। जो राहुल गांधी के कंधे के पास खड़े होकर के विजेंद्र बाबू घूमते थे, उन्होंने पार्टी को रिजाइन दे दिया और ये कहा कि हम सो गए थे और सुबह उठे तो हमें लगा कि हम गलत प्लेटफॉर्म पर हैं। उसके बाद हमने देखा कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजय निषाद बाबू हैं, भारतीय जनता पार्टी से, बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। अचानक से उन्हें भी ख्याल आया और उन्हें लगा कि यार यहाँ भी काम नहीं चल रहा है और हम कांग्रेस में चले जाते हैं। वीआईपी की बात कर लीजिए, देखिए आज ही का दिन है, एक निषाद वो थे, दूसरे निषाद ये हैं। वीआईपी को आज 3 सीट मिल गया है। लालू यादव जी के साथ, तेजस्वी बाबू के साथ चले गए हैं, जिनके बारे में कहा था कभी कि पीठ पर खंजर मार दिया है, और आज वो कह रहे हैं कि भाजपा ने सीने पे खंजर मार दिया है। तो ये खेल क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर देखिए मैंने अभी बोला आपको कि ये राष्ट्रीय चुनाव है और ये 3 महीने का है लगभग। इसमें जून के अंत में 100 दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे और 3 महीने का एक मौसम होता है। तो हर मौसम में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके का आनंद है, उसका प्लस है, माइनस है। इलेक्शन के भी मौसम में कुछ चीजें हैं जिसको हम प्रिडिक्ट करते हैं। वो करते हैं कि हम लोगों को वैचारिक स्तर पर जान पाते हैं कि किसी भी जो राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने आइडियोलॉजी से कितने कमिटेड हैं, या फिर अपने फियर से। फियर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ईडी और सीबीआई ही,
लेकिन हो सकता है शायद भविष्य के किसी चीजों से, हो सकता है अपने रास्तों से। ये डर है, एक फैक्टर है लाइफ में, डर। तो डर जो है वो आपको सुरक्षा की तरफ, अब तो सीडी डीवीडी भी एक वजह बन जाती है। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि सत्ता की एक लहर है जो कमोबेश ठीक ही लग रहा है, क्योंकि अब माहौल तो है ही देश में। और दूसरा जो है सो मतलब उस पर सवार हो जाते हैं, है ना। उस पर सवार हो जाएंगे तो बाकी सब भूल जाएंगे। जो प्रेजेंट हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है सिद्धांत। तो राजनीति में जो ये नया संस्कृति आई है कि हम अपने विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। स्टार्ट ही हुआ था बीजेपी का कश्मीर से, चीफ मिनिस्टर बनाया था उन्होंने, है ना, वहां से शुरू किया था। तो दो जिसको गाली दे रहे थे, उसके बाद से तो मतलब ये कहना नीतीश बाबू ही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब वास्तव में किसी व्यक्ति को आइडियोलॉजिकली तौर पर तोलना चाहते हैं तो इलेक्शन सही समय होता है जानने का कि कोई भी नेता अपने विचारधारा से कितना कमिटेड है, अपने नेता से कितना कमिटेड है। आज एक और बात है, कल के डेट में मान लीजिए 5 साल बाद वक्त पलटता है और उधर वाले स्ट्रॉन्ग और उधर वाले स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो यही सारे लोग जो विकास इधर देख रहे हैं उधर देखने में वो समय नहीं लगाएंगे, और तब शायद वो जो सत्ता रहेगी वो भी उनको कहेंगे चलो भाई आ जाओ, तुमसे कुछ वैल्यू ऐड होता है। जैसे आज आपने बोला मुकेश सहनी जी, और इसके साथ इंटरेस्टिंग है बिहार के संदर्भ में ये निषाद जी का भी, तो जो मल्लाह कम्युनिटी है उसका 1.5, 2 या 2.5% मान के, 3 नहीं है, 2 या 2.5%, हाँ ऐसे ही करके उनका कुछ टोटल पॉलिटिकल वेट है। लेकिन क्या इन 2 बड़े नेताओं के आने से ये जो पुल है ये मिलेगा फायदा? कहीं कहीं पे छोटे छोटे मार्जिन में ये फायदा हो जाता है। तो ये अभी तक थे, लेकिन फिर वही बात है, ये कितने कमिटेड लोग हैं, ये जिधर भी हैं उधर कब तक हैं। अब तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आप किसी और वीआईपी जैसे पार्टी से तो जीत जाने में आसान है, 2 MP रहेंगे उनके, वो कभी भी किसी में मर्ज हो जा सकते हैं। वो सत्ता के साथ कहेंगे चलो अंकल आ जाओ तुम दोनों को मैं मिनिस्टर बना देता हूँ, तो वो दोनों सत्ता के साथ चले जाएंगे। तो आइडिया ये है कि जो फाइट करना था अलायंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी वही चल रहा है। अच्छा, अलायंस से याद आया, जैसे देश में 2 विचारधाराएं हैं, विचारधारा तो खत्म हो गई है, 2 दल है, एक एनडीए है और एक इंडिया है। ये जो इंडिया है, एनडीए का तो ठीक है भैया, उनका तो अपना सिस्टम चलता है, वो कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं और जमुई से जो है चिराग बाबू के बहनोई को टिकट दिलवा देते हैं, वो सब चलता है ना। अपने मधुबनी में देख लीजिए, हमारे आदरणीय अशोक यादव हैं ना, उनके पिताजी रहे, तो परिवारवाद के खिलाफ है। ये सब हमारा जिस चीज को हम व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करते हैं उसी चीज पर हम हाई मोरल ग्राउंड अगर लेंगे तो हमेशा बात नकली होगी। हमारा जो समाज का कॉन्स्ट्रक्ट है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें माँ बाप का जो संपत्ति होता है उसका अधिकारी उसका बेटा होता है, होता है ना। तो ये एक कल्चर है, हर व्यक्ति करना चाहता है। तो ये पॉलिटिकल कल्चर है, ये बिल्कुल पॉलिटिकल कल्चर है। कुछ देखिए, भारत में कुल 550 के आसपास पॉलिटिकल फैमिली है, बिल्कुल, जिसके हाथ में पूरे देश की सत्ता है। क्योंकि आम मिडिल क्लास पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी तो तब तक नहीं जाएगा जब तक या तो कोई समझदार पॉलिटिकल सिस्टम का आदमी उसको खींचे नहीं कि चलो भाई आ जाओ तुम मदद करो जरा देश को, जिसको बड़ा मुश्किल है ऐसा आइडेंटिफाई करना। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये दिक्कत है, आते नहीं है लोग, जो आएंगे वो तो फिर पावर के लिए आएंगे। अच्छा, इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है कितनी कामयाबी आपको दिखाई दे रही है इस अलायंस में? क्योंकि बड़ी बिखड़ी सी अलायंस है। याद करिए जब पहली मीटिंग हुई, नीतीश बाबू भी थे उसमें, हमको तो लगता है प्रधानमंत्री के चेहरा थे, उन्होंने बाकायदा ये कह करके वो पार्टी छोड़ गए कि हम तो चले आए थे, अब इधर उधर नहीं करेंगे, अब अपना उधर चल गए। कल भी जब जमुई में प्रधानमंत्री जी थे तो उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई थी कि हम उधर चले गए, अब हम इधर उधर जाने की कोई बात नहीं करेंगे, अब हम आप ही के साथ रहेंगे। उन्होंने मोदी जी को आश्वासन दिया है, हो सकता है 1-8 साल ये आश्वासन अभी टिके भी, बिल्कुल। लेकिन अब आप बात करें, बगल में बंगाल है, ममता दीदी भी साइड है ना। बात करें केजरीवाल जी का, जेल में चले गए हैं बेचारे। तो इस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो पूरी तरीके से बिखर गया है। अक्सर कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के खिलाफ ये बात कही कि भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन है, इसमें करप्ट लोगों को भेजा जाता है और वो साफ हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, कांग्रेसी बड़ी अच्छी बात की आपने। लेकिन इसी कांग्रेस में अजय निषाद बाबू आते हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी तक बता देते हैं, और वो जब आते हैं बड़ी दिल खोल करके इस्तेकबाल किया जाता है। जो कठुआ में आसिफा का रेप हुआ था 8 साल की बच्ची का, उसके समर्थन में जिस बीजेपी के नेता ने और मंत्री ने बाजाब्ता समझिए रैली निकलवाया, तिरंगा रैली निकलवाया, उसके खिलाफ मैं आपको कांग्रेस के ट्वीट्स दिखा सकता हूं कई सारे कि गलत किया वो किया, उनका बड़ी अच्छे से इस्तेकबाल, सीने खोल करके इस्तेकबाल किया।
तो फिर वॉशिंग मशीन का इल्जाम सिर्फ कांग्रेस बीजेपी पे क्यों लगा? नहीं, सुनिए, वॉशिंग मशीन का जो संदर्भ है वो ये है कि आज से अभी 10-15 साल का जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ नाम हैं जो भ्रष्टाचार के नाम से बहुत चर्चित नाम रहे। जो नेता का जो पहचान मिला उसको अपने जीवन में, वो अपने काम से नहीं मिला, भ्रष्टाचार के कारण में। जैसे डी राजा थे डीएमके के, वो बेचारे 2G के चक्कर में थे। सिमिलरली अभी जो 10-20 भारत के जो प्रमुख जिसके चलते यूपीए पर आरोप लगे, जिन नेताओं के चलते एविएशन का घोटाले का आरोप लगा तो वो प्रफुल्ल पटेल थे। सिंचाई घोटाले का महाराष्ट्र में आरोप लगा तो अजीत भाव थे। और ये आरोप लगाने वाले कोई और लोग नहीं थे, ये यही लोग थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही मुकदमा भी किया होगा, केस में भी है, मामला चल भी रहा था, ईडी भी था। तो ये सारे लोग जो थे वो करप्ट थे इन्हीं के डेफिनेशन से, और अभी तक तो थे, अब वो नहीं है, डेफिनेशन बदल गया अब। हाँ, तो अब बात यह है कि अब अगर गवर्नमेंट केस बंद कर दे या इस पे स्लो चली जाए तो गवर्नमेंट एडमिट करे कि वो पहले गलत थे, वो भ्रष्ट सही बड़े अच्छे लोग थे, हम लोगों ने गलत इल्जाम लगाया था। तो या तो ये आप एडमिट करिए, नहीं वो अच्छे लोग नहीं थे, वो करप्ट थे, फिर आपके कौन सा वॉशिंग मशीन है जिससे आपकी सफाई हो रही है। लेकिन टू ब्लेम ओनली बीजेपी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आपने सही कहा। कल्चर क्या है बिहार राजनीति में ही देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स है उनको टिकट मिला नहीं। हाँ, अगर सबसे बड़ी बात पप्पू यादव, पप्पू भैया पे आते हैं। पप्पू यादव पे तो बात करें, मैं ये कहूं कि जो अभी गठबंधन हुआ, कांग्रेस आज अचानक से, जिस राजद ने 26 सीट पे चुनाव लड़ने की बात कहती थी, भैया मैं इन 26 सीट पे चुनाव लड़ रहा हूं, अचानक से तेजस्वी बाबू को लगा कि नहीं, मैं तो 3 सीट, मैं खुले दिल से 3 सीट देने के लिए तैयार हूं, और बगैर किसी खींचातानी के 3 सीट इन्होंने ऐसे आदमी की झोली में दे दिया जिनके राजनीतिक बिसात अगर देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस के सामने में जीरो है। लेकिन कांग्रेस जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी कही जा सकती है, नेशनल पार्टी, भाई साहब एक लंबा पावरफुल नेता, पूर्णिया से नहीं मिला टिकट। 9 सीट लेने के लिए पटना से लेकर के दिल्ली में कई सारी मीटिंग्स हो गए। बिल्कुल। पप्पू यादव जी बेचारे जाप जन अधिकार पार्टी का विलय करवा दिए कांग्रेस में, मिला क्या उनको? आज ऐसे हाल में फंसे हुए हैं कि अखिलेश बाबू जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई हो सकती है। तो आप चूंकि इंडिया गठबंधन से आपने बीमा भारती को चुनाव लड़ा दिया, कांग्रेस में आपने पप्पू यादव को शामिल करा लिया, तो ये क्या ड्रामा चल रहा है? और ऐसे में कैसे आप भाजपा से जीतेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, यहाँ जीतने और हारने की बात नहीं है ना। चुनाव जो है लोकसभा का या किसी जीत हार की अगर आप बात करें तो उसमें अंक गणित महत्वपूर्ण है। 550 के आसपास लोकसभा का सीट हो रहा है, तो 200 उसमें से जो बीजेपी की जो सीट्स हैं अभी जो वर्तमान में 300 प्लस जो सीट है, ये इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये मैक्स आउट कर चुके हैं, जैसे कि बिहार। अब बिहार में 40 में से 39, ठीक है, बीच में नीतीश बाबू अलग हो गए थे लेकिन फिर उन्हीं के साथ है, तो 40 में से 39 उनके गठबंधन को था। सिमिलरली इन उत्तर प्रदेश ऑल्सो, अगर आपका स्ट्राइक रेट 80% है तो आप मैक्स आउट कर चुके हैं। 100 तो किसी का होता नहीं है, कभी कभी हो सकता है बीजेपी 100 भी हो तो वो थोड़ा सा प्लस होगा, ज्यादा प्लस नहीं होगा। 70-72 तो वो एक बार ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो बंगाल में उनको 20-22 आया था, जो 18 आया था या पता नहीं, वो उनका मैक्स परफॉर्मेंस था। वो 2-3 बढ़िया परफॉर्मेंस था, बढ़िया था, और 2-3 और उसमें वो प्लस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब इधर ये दिक्कत है कि जहां पे वो मैक्स आउट कर चुके हैं वहां पे कंसोलिडेशन इस बात की है कि यहाँ पे कितना इनको नीचे किया जाए, है ना। तो बिहार में अगर एनडीए 10 सीट हारती है, 12 सीट हारती है, उत्तर प्रदेश में अगर 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट हारती है, महाराष्ट्र में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 27-28 सीट ये हार रहे हैं, तो ये 50-60 सीट का तो लॉस है जो कि अपरेंटली दिख रहा है। और ये आपको बीजेपी के इंटरनल चीजों में भी आपको दिखेंगे, अगर आप प्रधानमंत्री को देखें या तो ये जो फियर है कि कुछ जो बड़े स्टेट्स हैं वहां पे तो हम मैक्स आउट कर चुके हैं, खत्म है, वहां पे आप टॉप लेवल पे जा चुके हैं, उसमें से तो आप नीचे ही आ रहे हैं और आ रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट है राजस्थान में भी इनको कुछ सीटों का नुकसान होने वाला है, जबकि नुकसान में राजस्थान का सभी सीट इनके पास है, गुजरात का सभी सीट बीजेपी के पास है। में तो मैं देख रहा हूं टिकट मध्य प्रदेश का सभी सीट, एक गुना को छोड़ के सभी सीट मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, ये सब आप मैक्स आउट ऑलरेडी 2019-14 में कर चुके हैं। तो यहाँ आपसे 10-10, 5-5, 7-7 सीट अगर जाता है तो अगर 50-55 भी चला जाता है तो आप जो अभी 300 के बहुमत के पास 300 के आसपास जो है वो 250 के आसपास हो सकता है, बहुमत से नीचे चले जाए, आपको एनडीए फिर प्योर एनडीए हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये कॉम्पनसेट करने की जो कोशिश है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी बहुत दक्षिण की यात्रा कर रहे हैं, तो तमिलनाडु में पहला इंटरव्यू भी उन्होंने दक्षिण में दिया है, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है, लेकिन पुश कर रहे हैं कि कुछ इधर से जो नुकसान हो उसका दक्षिण से किया जाए। तो सुनने में आ रहा है कि तेलंगाना में फाइट में है ये है। जहां तक अलायंस की बात है,
आप समझिए सीट ऑन सीट मुकाबला होगा, हर सीट का अपना इक्वेशन है। अभी मुकेश सहनी जी का वैल्यू नहीं है, और मुझे लगता है कि पता नहीं क्योंकि जो आप किसी को आप एमपी बनाएंगे, किसी को आप एमपी बनाएंगे, और आप जिसको एमपी बनाएंगे वो 3 आदमी का पार्टी रहेगा, 3 एमपी वो चला जाएगा उधर, 100% शिफ्ट हो गया। अब जैसे मैंने एक चर्चा, इसमें तो आपको मिनिमाइज करना चाहिए कि आपको मतलब मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जैसे वीआईपी ने 3 सीट दिया है, तो तीसरा सीट मान के चलिए कि एक सीट जो है हमारे मधुबनी जिले के झंझारपुर है। अब चर्चे में है कि भैया झंझारपुर से चुनाव कौन लड़े। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फेसबुक पे देखा, मुझे उसके बारे में कोई सच्चाई नहीं मालूम है, मैंने सुना कि शायद यहाँ पे सुमन महासेठ जी चुनाव लड़ सकते हैं। अब सुमन महासेठ जी जो है भाजपा में है, तो भाजपा छोड़ करके वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। एक सीट इसमें, 3 सीट। दूसरा सीट मैंने सुना कि आपके कांग्रेस के अखिलेश बाबू हैं, उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। तो भैया ये गठबंधन हुआ किस लिए है, ये समझने की जरूरत है। और एक सीट बच गया तो वहां पर खुद मुकेश बाबू चुनाव लड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, इस बिहार में जो गठबंधन है उसका कंट्रोल आरजेडी कर रही है, हाँ, है ना? बिल्कुल। ये तो मान लिया जाए ना कि आरजेडी ही मालिक है ना, मालिक है, है ना? अरे सारे कैप्टन डिसीजन लेता है, और जिसको ये एहसास हो और जिसके अंदर ये फीलिंग हो कि भाई सब हमारे बिना तो कुछ नहीं हो, जो है सो हम ही है, तुम लोग की तो कोई हैसियत नहीं। कांग्रेस के साथ बुरा क्यों हुआ? अब सुनिए बता, अब इसमें है कि एकोमोडेशन की बात है, तो अब आरजेडी क्या सोच रही है, किस लाइन पे सोच रही है, अन्य गठबंधन के लोग किस लाइन पे सोच रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूँ। मेरी अपनी समझ है कि इस बार सीट ऑन सीट मुकाबले की बात होगी, और जिस स्टेट में मैक्स आउट हो चुके हैं जैसे कि बिहार 39 फॉल होगा, नहीं वहां 5 विकेट गिराते हैं, 10 विकेट गिराते हैं, 15 विकेट गिरा देते हैं। राजस्थान में अगर जहां मैक्स आउट है वहां अगर एक भी सीट का नुकसान है तो नुकसान है, वहां 5-7 विकेट गिरा देते हैं। महाराष्ट्र में क्या, यूपी में क्या पोजीशन रहता है? तो ये जो नॉर्थ का स्टेट है, ये स्टेट क्या प्रोड्यूस करता है रिजल्ट। आपको लगता है कि नॉर्थ जो है वो नॉर्थ और थोड़ा सा अगेंस्ट में जाने वाली है? लगता है जरा सा भी ऐसी हवा है? देखिए, एक मोटे तौर पर तो हवा है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए सच्चाई हवा नहीं भी है, तो जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया का डायलॉग्स हैं, चाहे उनका जो मशीनरी है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं मीडिया का, तो उस हिसाब से तो वो है, तो उनके तो कभी लोग लगा भाई 340 70। ग्राउंड रियलिटी क्या, तो 400 पार की बात कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है, नोबडी नोज। एक मोटे तौर पर एक जो एक मेजोरिटी है, चलो मसल पावर है कि चलो होना चाहिए, 370 है, खत्म किया इन्होंने, ये खत्म किया, तो वो जो एक ग्रुप है, तो वो एक बहुत बड़ा चंक है पॉलिटिकल, वो बन गया है, तो वो तो इनके साथ है ही। अब उसके साथ उसके अगेंस्ट में कौन कौन जाते हैं, कौन कौन गवर्नेंस में वोट करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। अभी ये कहना मुश्किल है, कोई ऐसा सर्वे है नहीं जो मुझे रिलायबल लग रहा है, क्योंकि मैं एक सर्वे से मुझे याद है, अभी सोशल मीडिया पे मैंने कल ही देखा है, किसी ने बहुत ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि आरएसएस ने कुछ सीट्स के आंकड़े निकाले हैं, उस आंकड़ों के तहत जो है 205 या 220 सीट के आसपास भाजपा को जा रही है, बाकी जगह पे नुकसान हो रहा है। क्या इस सर्वे को हम छोड़ देते हैं कि आरएसएस ने किया है या नहीं किया है, सिर्फ इस लिहाज से देखते हैं कि क्या आपको लगता है कि वाकई बीजेपी को इस लिहाज का नुकसान हुआ है कि वो 220 तक भी सिमट सकती है? देखिए, मैं किसी संगठन का नाम नहीं लूंगा, और ऐसे किसी भी सोशल मीडिया, मतलब वही तो मैं कह रहा हूं, उसको मैं साइड करके इतना फेक वीडियो साइड करके चलते हैं, हम बस एक आंकड़े के तहत देखते हैं। क्या आपको लगता है 220 से नीचे, 220 के आसपास तक बीजेपी लुढ़क सकती है? नहीं, मैंने वही बोला, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं 180 से ज्यादा आने नहीं देंगे। मैंने, देखो आप कैलकुलेट करो, गुजरात जो भी 26 सीट है वहां पे, उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे चंक सीट है, बहुत ज्यादा सीट हो गया है, लगभग 100 सीट के आसपास है, 100 से ज्यादा है, 125 के आसपास हो। उत्तर प्रदेश अगर जोड़े तो 80 तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो वहां पे ये 70 है, 65-70 के आसपास है। यहाँ पर 5 ज्यादा कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, लेकिन अगर नुकसान होता है 5, 7, 10, तो एक नुकसान, छोटे छोटे नुकसान अगर हर स्टेट्स में होते हैं 5, 7, 10 का, तो 5 स्टेट मिला के ये हो गया कि इन स्टेट में जहां की बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, वहां अगर 60, 70, 75 सीट उनके अगेंस्ट में आती है, तब मुकाबला हो जाएगा दिलचस्प, क्योंकि फिर साउथ में तो उनका कम सीट है। फिर देखते हैं कि आंकड़े कहां बैठते हैं, उसके बाद होगा असली पलटी का दौर। उसके बाद जिन लोगों की अंतरात्मा अभी अभी जागी है, उसमें से बहुत लोगों की दोबारा जगेगी, क्योंकि जो पूरा जो आंकड़े बताएंगे कि होना क्या है असल में। तो अब जो राजनीति है, पब्लिक का राजनीति, वो आदमी इंसान का राजनीति रहा नहीं है, अब ये अंतरात्मा का राजनीति चल रहा है। लोग सुबह उठता है, उसकी अंतरात्मा कुछ कहती है, वो कर लेता है। सोने जाता है, उसके समय में उसकी अंतरात्मा कुछ कहती है, वो फोन करके वो कुछ और कर लेता है। तो अंतरात्मा के जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं, बहुत सुनते हैं अपना अंतरात्मा सा। देखिए क्या होता है। ये अच्छा है कि अब लोग अंतरात्मा को सुनने लगे हैं। परसों
परसों गालिबन कल गौरव वल्लभ जी हैं, काफी चर्चित नाम थे कांग्रेस के, है ना। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस में कोई प्रवक्ता था जो बोलता था, हाँ, तो उनका एक नहीं, बड़ा वो सारे नाम जो अच्छा, वो सारे नाम नहीं, एक अच्छा, गौरव वल्लभ अभी जो जो प्रेसिडेंट पार्टी का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें वो मीडिया चीफ थे, वो प्राइम वो खरगे जी के साथ की टीम में थे, वो खरगे जी के साथ ही रहते थे हमेशा, तो ही वाज इन सेंट्रल डिसीजन मेकिंग टीम। मैंने वही बोला ना कि किसका क्या कहाँ पे इनसिक्योरिटीज है, कहाँ पे किसका डर छुपा है, कौन क्या करना चाहता है, बिकॉज आइडियोलॉजिकल समरसॉल्ट मतलब पलटी मार लेना, वही बात है। इतना लोग मार रहे हैं कि आज के समय में कोई, चाहे वो हर जाति का हो, हर धर्म का हो, नहीं समझे, कौन कहाँ क्या होता है कोई समझ में आता नहीं है, अगली सुबह कौन क्या होगा वो। सो इट्स गुड टाइम ऑल्सो, क्योंकि ये समय जब छटेगा तो अच्छे लोग जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे। एक कांग्रेस को लेकर के जो बड़ी बात कही जाती है वो यही कही जाती है कि कांग्रेस को जो छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी बहुत पहले, मुझे लगता है 1.5 साल पहले उनका एक बयान सामने, कि जिन्हें छोड़ के जाना है वो चले जाए, ताकि कांग्रेस से जिनको जाने का मन है, जिनके जहन में ऐसा है कि हम वहां होते तो ज्यादा अच्छा होता। जैसे गौरव वल्लभ जी, मुझे लगता है 2 बार उन्हें चुनाव लड़ाया गया, कांग्रेस ने टिकट दिया, तो अब आपके लिए क्या किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा आपको सीट दिया जा सकता है, आप टिकट लड़िए, चुनाव लड़िए, जनता नहीं पसंद कर रही है। देखिए अभी, और आप लोग नहीं जान रहे हैं, थोड़ा रिसर्च करिए। हाँ। गुजरात में क्या हो रहा है? गुजरात में बीजेपी के 26 के 26 सीट पर रिवोल्ट है, बिल्कुल, लेकिन मीडिया में खबर दिख रहा है, वो तो आप भी रिसर्च नहीं कर रहे हैं, रिसर्च करिए तो आप पाएंगे। नो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हर स्टेट को, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने स्टेट में चैलेंज है। जो रीजनल पार्टी है उनका तो लाइफ ब्रेड एंड बटर है, आरजेडी का ब्रेड एंड बटर बिहार है, कांग्रेस का ब्रेड एंड बटर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैंने बोला महाराष्ट्र में शिवसेना 2 पार्ट हो गई, सारे एमपी चले आए इनके साथ, सरकार के साथ। यहाँ पे एनसीपी टूट गई, सभी लोग चले गए इधर, उसको दिया 4 सीट, उसको दिया 12 सीट, लेकिन वास्तव में तो कोई पार्टी बची नहीं ना। लेकिन फिर भी कांग्रेस एक सिंगल पार्टी है जो अभी भी, जिस 47-49 जो उसके एमएलए थे वो थे, जो एमपी थे वो एमपी तो नहीं थे, शायद एक थे या नहीं थे, वो हैं उनके साथ। उसके बावजूद वो ज्यादा सीट कंसीड कर रही है। शिवसेना जो पिछली बार 22 जीती थी, वो फिर 22 पर लड़ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक मुश्किल समय में चुनाव लड़ रहे हैं और आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको दिल बड़ा रखना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए, और जहां जो बड़ा है वहां वही बड़ा हुआ। जैसे बिहार में इस महागठबंधन में राजद बड़ा भाई है, बड़ा भाई को इनसिक्योरिटीज है, बड़े बड़े जो नेता हैं जो संसद में अच्छा कर सकते हैं, पप्पू यादव जैसे नेताओं का, ठीक है, उनका बैकग्राउंड जो भी हो 1 सेकंड के लिए गौन करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है बिहार का कि अगर उनको संसद रहते, मैंने देखा उस समय में, मैं भी दिल्ली में था, मैं वैसे ही जाता था उस रास्ते से, कोई ऐसा व्यक्ति किसी जिले का नहीं होगा जो पप्पू यादव से हेल्थ के लिए मदद मांगे और पप्पू यादव ने ना किया हो। बिल्कुल, आज भी उन्होंने पूरा आश्रम खोल दिया। मतलब तुम एम्स जाओ, तुमको अगला डेट देगा, तुम दिल्ली अपने घर वापस मत जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, तुम 15 दिन तुमको यहाँ खाना खाओ, फिर अगले डेट पे जाना। सो पप्पू यादव के अच्छे कर्म भी हैं, हो सकता है बुरे कर्म भी हो, वो जो था वो था, लेकिन अभी अगर प्रेजेंट की बात, दूसरी बात है कि पप्पू यादव आइडियोलॉजिकली हमेशा कमिटेड रहा, वो कभी भी लेफ्ट राइट विंग की तरफ नहीं गए हैं। तो उनकी जो राजनीति है वो क्या कहते हैं कि देखिए कहाँ ले। एक सवाल अगर मैं अंत में आपसे पूछूं, बहुत कह सकते बहुत संक्षिप्त में, कि 1-2 शब्दों में, आपको क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव को इस पोजीशन पे आने के बाद, जहां पर अभी वो मौजूद हैं, चूंकि बीमा भारती चुनाव लड़ रही हैं, उन्हें पूरी तरीके से नामांकन भी हो गया, तेजस्वी बाबू खुद पहुंचे थे, क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव को अड़े रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, या पीछे हट जाना चाहिए? देखिए, अगर कद के हिसाब से बात करें, स्थानीय नेता में वहां पे कौन किसका बड़ा कद है, और एक्सेप्टेंस की बात करें, तो पप्पू यादव जी का जो एक्सेप्टेंस है वो अक्रॉस कास्ट है। बिल्कुल, मैंने देखा है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो ऑफिस बेयरर, बहुत सारे लोगों से मैं मिला भी हूँ, तो वो सभी लोग जो है वो अलग अलग कह सकता कि पप्पू यादव सिर्फ यादव का नेता है, नहीं, यादव का एक तबका तो है, उनको समर्थन करता है, और यादव के अलावे भी एक ऐसे नेता है जिसको तमाम लोग, हिंदू भी, मुसलमान भी, हर जाति, SC ST, सवर्ण, सब पप्पू यादव को पसंद करते हैं। तो जो छवि के हिसाब से अगर देखें तो पप्पू यादव बीमा भारती से बहुत ऊंची है, लेकिन अब गठबंधन में जो स्थानीय गार्जियन है उसके मन में क्या है। अब किसी का पॉलिटिकल तो आप कंपल्सन नहीं रोक सकते, वो आज कांग्रेस में आए हैं, उनको कांग्रेस मना करेगा, ठीक है मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, वैसे भी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो पार्टी से मैंने सुना सदस्यता भी नहीं लिया उन्होंने भी कांग्रेस। स्थानीय लोगों का समर्थन अगर रहेगा, पार्टी भी, हमको लगता है कि आरजेडी के भी बहुत सारे का बड़ा हिस्सा, और कांग्रेस का तो लगभग सभी हिस्सा ही पप्पू यादव के लिए काम करेंगे, मुझे जो लगता है, और वो चुनाव जीत सकते हैं। हाँ, बीमा भारती देखिए क्या होता है, उनका भी एक वोट बैंक है, वो भी एक मजबूत नेत्री रही है, और अभी भी मौजूदा वक्त में वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की लड़ाई में बीजेपी कुशवाहा जी जो है, ये एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल मुमकिन है कि आप
अपने लोगों का राजनीति वोट जो है वो काटेंगे। अंक गणित का खेल तो है, बिल्कुल। तो वो कोई कहे लहर है वहर है नहीं, हाँ। जो मैथमेटिक्स है वो करिए और देखिए कौन कहाँ घट सकता है, कौन कहाँ बढ़ सकता है। तो घटने बढ़ने का देख लीजिएगा कि अब तुम कहाँ बढ़ोगे, तो आपको पता बिल्कुल। चुनावी लगेगा। आंकड़े इसी को कहते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि अगर आप राजनीति में कहीं से आप चुनाव लड़ते हैं और आप 1 वोट से चुनाव जीत जाते हैं या फिर आप 10 लाख से जीत जाते हैं, बिल्कुल। दोनों को बैठना एक ही कुर्सी पर है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है। हाँ। तो ये हमारी आज की चर्चा थी। हमने खास करके इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस पर बात की। पलटा पलटी पर हमने ज्यादा जोर दिया क्योंकि आज मौजूदा वक्त में जो राजनीति हिंदुस्तान में हर चल मौसम रही की एक खासियत हाँ, होती है ना। हाँ, बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल। की खासियत है पलटा पलटी। तो ये हम लोग बहुत हाँ, पहले से देखते आ रहे हैं। हाँ। अब इसका जो स्पीड है और इसका जो मतलब ये थोड़ा संख्या boost हो गया। बहुत बढ़ गया है। बस अब यही कौन चीज़ है। कहाँ जा रहा है कुछ पता ही नहीं लग रहा है। हो सकता है कि कोई आदमी आज आपके बहुत बेहतरीन नेता हो। कल मैंने देखा एक बहुत बेहतरीन सा जोक था, सुना कि राहुल गांधी जी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये एक बात हो जाती है, इंसान कुछ भी कह सकता है। और सोचिए ना, जो राहुल बाबू के साथ ऐसे ही मुझे लगता है एकदम ऐसे राहुल गांधी थे और ये साथ में जो नेता घूम रहा था, पूरा पदयात्रा साथ में किया, उसे अचानक से रात में सोने के बाद, रात भर सोने से पहले उस आदमी ने, मैंने देखा बाज़ाब्ता कि मोदी के खिलाफ उसने ट्वीट को रिट्वीट किया है और सुबह भाजपा ज्वाइन करने के बाद पत्रकार बंधुओं से कहते हैं कि जब मैं सो रहा था, मैं सो करके जब सुबह उठा हूं तो मुझे लगा कि मैं गलत प्लेटफॉर्म पे हूं। तो ये है राजनीति। मैंने और बोला राजनीति अंतरात्मा के- का समय चल रहा है। राजनीति के पैमाने को नापा नहीं जा सकता है और बहुत अलग लेवल की राजनीति हो रही है हिंदुस्तान में। आने वाला वक्त धीरे धीरे ये पलटा पलटी का खेल अभी बहुत तेजी से चलता रहेगा। देखना यह है कि ये सिलसिला कब जाकर के खत्म होता है। यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि अगर नॉर्थ में जरा सा भी भाजपा डगमगाती है तो ये पलटा पलटी का खेल जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत जबरदस्त बूस्ट आने वाला है चुनाव के बाद भी, क्योंकि उस वक्त मजा तब आएगा। देखिए गुजरात में 26 में 26 है, तो गुजरात में अगर 3 सीट 2 सीट 1 सीट बिल्कुल होता है तो नुकसान है। ऑब्वियस सी बात है। कहीं भी जहां पर आप मैक्सिमम पे हैं, गेन करने का जो इनका ग्राउंड है वो है वेस्ट बंगाल। बिल्कुल। तो वेस्ट बंगाल में कितना करेंगे वो इसी देखिए। हालांकि मेहनत किया है उन्होंने, लेकिन ममता दीदी ने भी ये ठान लिया था कि भैया हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तेलंगाना में इनको कुछ हम प्लस अकेले लड़ेंगे। हाँ, तो तेलंगाना के बारे में बातें चल रही है कि साउथ में कुछ जगह, और इसी वजह से उन्होंने मेहनत भी की है। अब देखना यह है कि जनता क्या कुछ करती है, क्योंकि असल में तो सब कुछ के मालिक जनता ही है। ये अलग बात है कि जनता चुनाव लड़के जीत तो नहीं सकती है, लेकिन चुनाव जितवा जरूर सकती है। ये बात बेहद आम सी हो गई है, क्योंकि सिंपल सी बात है, चुनावी मौसम है। और एक बहुत बेहतरीन बात थी कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर कुछ 450-500 परिवार है, उन्हीं से देश की राजनीति चलती है। और अगर आप उन परिवार को हटा दीजिए तो यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी दल चुनाव जीत तो नहीं सकता है। इसको समझने की जरूरत है। यही वजह है कि भारतीय राजनीति में तमाम तरह के लोग आप देखेंगे, चाहे बाहुबली हो, ये जो पूरी चर्चा है ना परिवारवाद की, ये बेमानी है, फालतू है, तमाम लोगों में धूल झोंकने का है। बिल्कुल। क्योंकि भारत की संस्कृति में हर परिवार अपने बच्चे के लिए देखता है। नेताजी भी अपने बच्चा को देखेंगे, क्या गलत है? तो इसके लिए मोदी जी सफाई देते हैं, कहते हैं अगर राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति है, उनका पुत्र अगर राजनीति करना चाहता है तो इसमें गलत नहीं है। हाँ, लेकिन लालू यादव जो कर रहे हैं वो परिवारवाद है, क्योंकि तेजस्वी को तो असल में क्रिकेट खेलना था, तो क्रिकेट से फेल हो गए तो उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। ये एक बड़ी अजीब सी चर्चाएं हैं। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ हम आप तक फिर से रूबरू होते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। चुनावी मौसम है तो हम इस मौसम का मजा आप तमाम लोगों को भी देते रहेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ देश में हो रहा है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि अगर उसमें हम लोगों को कुछ और बेहतरीन करना हो तो हम आप तमाम लोगों की राय, आप तमाम लोगों की सजेशंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रणधीर जी, आपका वक्त देने के लिए। पूरे बंगाली को प्रणाम, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम, हिंदुस्तानी मीडिया को देखने वालों को प्रणाम। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में जब भी मतदान हो, आप तमाम लोग पूरा हिस्सा लीजिए। जितने भी परिवार के लोग हैं, तमाम लोग जा करके मतदान कीजिए, क्योंकि अंततः मालिक आप ही हैं।